हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 6 के एमसीक्यूज। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम वो देख रहे हैं। बच्चों के बीच में यूनिट 6 के लिए काफी इशू चल रहा है कि यूनिट 6 में कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपका जो पोर्शन है मध्य प्रदेश, स्पेशली आपकी जो मध्य प्रदेश इकोनॉमी है, जहां से आज तक बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आए हैं आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, वहां इतना बड़ा एक यूनिट मतलब दे दिया गया है, साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। तो वहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया था जिसमें भारत का विदेशी व्यापार, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, फिर इसमें G20, शार्क, आसियान, उसके अलावा वित्तीय संस्थाएं जिसमें आपका रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, NBFC, रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, उसके अलावा आपका जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इंडिया का, G20, शार्क, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको एक करवाया था सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोग्रेस है मध्य प्रदेश का। इसके भी हम एमसीक्यू देख चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूनिट 6 के नाम से, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में कृषि। मैंने कुछ क्वेश्चन कृषि के अभी उठाए हैं, ये नहीं कि अभी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे कृषि के, और अभी हम इसकी और डिटेलिंग करते जाएंगे साथ ही साथ में, ठीक है। मध्य प्रदेश की कृषि में मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं आपके योजनाओं के, कुछ क्वेश्चन उठाए हैं आपके किसके, इकोनॉमिक सर्वे के, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानने चाहिए। मैंने जो योजनाएं ली हैं वो ऐसी हैं कि आपके प्रीवियस ईयर आप पेपर उठाएंगे, आपको पेपर प्रीवियस ईयर के कम से कम 1993 वगैरह से, जितने भी पुराने आपके अवेलेबल हैं तब से लेके अभी तक के देखने हैं। जरूरी है बहुत, आप देख रहे हैं, आप देखेंगे अभी मेंस के पेपर में तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर मेंस में आ जाता है, आप जानते हैं प्रीलिम्स में भी बहुत चांसेस रहते हैं कि आपसे आपके 1 से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे कॉपी हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं बहुत अच्छे से करना है, साथ ही साथ उससे ये देखना है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो योजनाओं वाले क्वेश्चन रखे हैं वो इसलिए रखे हैं कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको योजना वाले क्वेश्चन जरूर 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने वैसे भी रखे हैं। तो मैंने पूरा का पूरा PDF आपका ऐसा तैयार किया है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आते रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फालतू के आपको क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेंगे लास्ट तक, इसीलिए देखना है। जो भी चीजें जरूरत पड़ेंगी ट्रिक के माध्यम से याद कराने की, तो मैं याद भी करवाऊंगी, और जिनको ट्रिक नहीं पसंद आती है आप स्किप कर दिया करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मध्य प्रदेश स्टेट मिलेट मिशन स्टार्टेड इन विच ईयर? अब देखिए, याद रखना है आपको, 2023 में हम मिलेट मिशन, आपका अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर मना चुके हैं। अभी आपका मिलेट मिशन जो था, जो आपका ईयर था 2023 वाला, वो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ था। 2024 वाला जो आपका अंतरराष्ट्रीय ईयर है ऊंट वगैरह के लिए, उसके लिए भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपके मध्य प्रदेश में भी आपको पता है आपकी लहरी बाई जो है वो काम कर रही है मिलेट के लिए, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फिर आपका ये क्वेश्चन जो है कि मिलेट मिशन मध्य प्रदेश ने कब शुरू किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कब शुरू किया था। ये किया था आपके 2020 में, ठीक है। 2020 में, मतलब आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो आपकी लहरी बाई है 20 साल से वो क्या कर रही हैं, मिलेट जो है आपके, मिलेट मतलब जो आपके श्री अन्न है या मोटे जो अनाज है उनको इकट्ठा कर रही है, उनके बीज इकट्ठा करनी है। लहरी बाई को नहीं आपको इंक्लूड करना है, तो आप 20 कर लीजिए कि 20 साल से लोग क्या कर रहे हैं, इस दिशा में काम करना चाह रहे हैं, मिलेट मतलब मिलेट को कलेक्ट करने में, मिलेट को बढ़ावा देने में। लेकिन फिर जैसे ही अंतरराष्ट्रीय ईयर हमने घोषित किया, इसको एक काफी बूम मिल गया, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 20 से, याद रखिएगा आपको 20 याद करना है। आप फिर चाहे जैसे भी रिलेट कर ले। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन, आपका मध्य प्रदेश स्टेट मिलेट मिशन कब आया है, 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मिलेट जो है आपको सिर्फ 20 रुपए में मिल जाएगा, वो इतना सस्ता रहता है, ठीक है। यहाँ पे सत्य कथन बताना है, टेल द ट्रू स्टेटमेंट। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत 2015-16 में की गई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना वो स्टार्टेड इन 2015-16, याद रखिएगा। फिर इसके अंतर्गत जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 62% राशि सीधे DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि पूछे कि DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है कि नहीं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बढ़ाया। क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा कि जो आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना है किससे संबंधित है,
आप बताएंगे जैविक खेती से संबंधित है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लाइन रखी है कि भैया आपके जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो डायरेक्ट 62% हम डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं, इससे आपको ये पता चले कि परंपरागत कृषि विकास योजना में गवर्नमेंट पैसे देती है किसको, किसानों को डायरेक्ट आपका ट्रांसफर करती है कुछ फंड ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, आपके किसके करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए। जैसे हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, सेम ऐसे ही आप मान लीजिए कि हम जैविक खेती में भी पैसे दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए कि मतलब उसमें हम कैसे हेल्प कर रहे हैं किसानों की, तो ऑर्गेनिक खाद देंगे, ऑर्गेनिक बीज देंगे, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे ही। साथ ही साथ याद रखिएगा हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर दिया इसमें। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू हुई, तो 2015-16 में। याद कैसे करेंगे, 15 का आप हमेशा क्या बनाते हैं, 15 बनाते हैं, क्योंकि 15 मतलब बंदर को हम रिलेट करते हैं फिर किससे, 15 से। तो 15 जो आपका मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना जो है उसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, बंदरों का यूज कर रहे हैं। तो 15 से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा याद रखिएगा जो आपकी परंपरागत कृषि है, तो जब हम परंपरागत कृषि की बात करेंगे तो उसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे। सीधी बात है, केमिकल तो यूज करेंगे नहीं। जो हमारी पुरानी परंपरागत कृषि थी, हमारी परंपरागत एग्रीकल्चर था, ठीक है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, अंडर दिस 62% अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली थ्रू डीबीटी टू इनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फिर हम इसके योजना के अंतर्गत जैसे आपका हो गया ऑर्गेनिक जैविक बीज देंगे हम, कि जैविक बीज देंगे, जैविक खाद प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहे आपकी मध्य प्रदेश की हो चाहे आपकी वहां सेंट्रल की हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परंपरागत कृषि में हम किसको यूज करते हैं, बंदरों को। उसके अलावा ये किससे रिलेटेड है, आपकी जैविक कृषि से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। सत्य कथन बताने हैं तो ये 1 और 2 आपके दोनों सही हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत में हुई। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज स्टार्टेड इन, यहां पे हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कह रहे हैं, एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अधिनियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं फूड सिक्योरिटी मिशन पहली बार कब आया था। ये सारी चीजों आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगी, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया था, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई। ऐसे ही मिड डे मील योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई। सीधे सीधे योजना पूछता है, उसके ईयर पूछता है। ठीक है, तो ये आपकी खाद्य सुरक्षा जो है वो स्टार्ट हुई है 2007 में। मतलब 7 का हम क्या बनाते हैं, 7 बनाते हैं, 7। तो जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, हमारे लिए मतलब खाना तो बहुत ही जरूरी है, तो हम किसी की भी बात करें साथ ही साथ हमें खाद्य सुरक्षा की भी बात करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। तो जब भी हम किसी चीज की बात करेंगे साथ ही साथ में हम खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे। साथ मतलब ये आपका हो गया 2007, याद रखिएगा, है ना। साथ में हमें हर चीज के क्या रखना पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा, कि कोई भी एजुकेशन दे साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा भी प्रोवाइड करे। तो ये हो गया आपका 2007 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना स्टार्टेड इन विच ईयर। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि हम एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है यहाँ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत दे रहे हैं किसानों को। ठीक है, एक बहुत बड़ा बजट का एक बहुत बड़ा मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि परसेंटेज जो है वो हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अलॉट कर रहे हैं, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कब स्टार्ट हुई है, याद रखिएगा 2020 में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो भी किसान 20 साल के हो गए हैं हम उन्हें क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पैसे दे रहे हैं। तो आपको क्या रिलेट करना है, यहाँ पे आपको रिलेट करना है 20, चाहे आप 20 रुपए से कर लीजिए कि सिर्फ 20 रुपए ही दे रहे हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में, दे 4000 रुपए है तो 20 रुपए से तो बिल्कुल मत करिए। आप 20 साल से कर सकते हैं कि 20 साल से दे रहे हैं या 20 साल के ऊपर वालों को दे रहे हैं। आपको जैसे याद करना है आप वैसे याद कर सकते हैं। बस इतना याद करिएगा कि आपको याद रहना चाहिए प्रीलिम्स के पेपर तक में, है ना। वहां आप टेंशन में ये नहीं कि भूल जाए 20 है कि 21 है, 20 साल याद रखना है आपको। 2020 में स्टार्ट हुआ मुख्यमंत्री कृषि यहाँ पे कृषि कल्याण योजना, आपकी जो पीएम कृषि सम्मान योजना है उसके साथ ही इसको दिया जाता है। फिर
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम स्टार्टेड? यहाँ पे आपको पता है कि जब हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और मैंने आपको बताया कि हम बहुत ज्यादा मतलब किस पे फोकस कर रहे हैं, जैविक कृषि पे, जैविक खेती पे, चाहे वो आपके स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। जब हम जैविक कृषि की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? हम केमिकल की बात करेंगे कि बहुत ज्यादा केमिकल यूज हो रहा है। जब केमिकल यूज हो रहा है मतलब हमारी क्या होगी? कृषि खराब होगी। तो जैसे ही ये चीज आप किस में पढ़ते हैं? ये चीज आप हरित क्रांति में भी पढ़ते हैं। हरित क्रांति जो आपकी पहली प्रथम हरित क्रांति है, उसमें यही प्रॉब्लम आई कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए गए। तो अब हम किस पे जा रहे हैं? बायोपेस्टिसाइड्स में, या फिर हम जा रहे हैं अभी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में, कि हमें जैविक कृषि पे अब ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मृदा जो खराब हो गई उसके लिए हम, उसके स्वास्थ्य के लिए हम क्या लेकर आए? योजना लेकर आए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कब लेकर आए हैं? तो 2015 में लेके आए हैं। याद रखिएगा। आप चाहे तो रिलेट कर सकते हैं मोदी जी से भी, कि मोदी जी आते हैं 2014 में, उसके जस्ट अगले साल ही 2015 में हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड लेकर आते हैं। या फिर 15 को हमेशा आप 15 से तो बना ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ 15 से तो बना ही सकते हैं, मतलब बंदर, तो 15 हम किससे बना रहे हैं? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मतलब हम बंदर से क्या चेक करवा रहे हैं? मृदा की स्वास्थ्य, या मतलब मिट्टी कैसी है, उसके उसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से खनिज हैं, किसकी कमी है। तो जो स्वास्थ्य है मृदा की, मिट्टी की स्वास्थ्य जो है हम किससे चेक करवा रहे हैं? बंदर से करवा रहे हैं, ठीक है। तो 15 मतलब 15। और यकीन मानिए आप मुझे कंटिन्यू करेंगे आने वाले 1 महीने तक, पेपर तक, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके मतलब आपको इमेजिन हो जाएगा कि आपकी जो मिट्टी है उसको चेक कर रहा है एक बंदर। बंदर से रिलेट होगा आपका 15, क्योंकि आप बार बार मेरे मुंह से सुनेंगे 15 मतलब 15। तो अल्टीमेटली आपको याद रहेगा हमेशा के लिए कि 2015 में आपकी क्या आई थी? मिट्टी, आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मतलब आने वाले टाइम पे जैसे ही हम बार बार वही चीजें करेंगे ना, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी अच्छे से, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं इमेज दिमाग में कि एक बंदर है जो कि मिट्टी का क्या बता रहा है? स्वास्थ्य बता रहा है, अच्छी है कि खराब है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015। बस आपको कंटिन्यू जरूर करना है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगी बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के जिला वित्तीय समावेशन सूचकांक में कुल कितने संकेतक शामिल किए गए हैं? हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ मध्य प्रदेश? आप जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे में, वहां पे आपको एक ये वित्तीय समावेशन सूचकांक मिलेगा जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है। इंडेक्स के बारे में मध्य प्रदेश से रिलेटेड है तो क्वेश्चन तो आ ही सकता है। अब आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने संकेतक इंक्लूड किए गए हैं, इंडिकेटर्स कितने हैं? तो ये हैं आपके 16, याद रखिएगा, ठीक है। संकेतक जो है कितने हैं? वो 16 हैं। तो 16 आपको याद रखने हैं। डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में 16 संकेतक है। मध्य प्रदेश मतलब ये आपके मतलब हमने मध्य प्रदेश के वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो आपके ज्यादा से ज्यादा बैंक हो गए, उसके अलावा जो आपके रूरल बैंक हैं उनके मतलब इंक्लूजन की बात करें कि कितनी ज्यादा उनकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपका सूचकांक जारी हुआ था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश जिला वित्तीय समावेशन सूचकांक में आकांक्षी जिले में आता है? कि कहाँ पे जो आपका समावेशन है, वित्तीय समावेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स और मतलब लोन वगैरह की सुविधा, सारी चीजें, तो यहाँ पे कौन सा आकांक्षी जिला में है? सबसे पहले आपका तो ये क्वेश्चन आएगा कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन शायद बाद में रख दिया, हाँ पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए कि मध्य प्रदेश जिला वित्तीय समावेशन सूचकांक में कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है? हमने इंडिकेटर्स कितने बताए? इंडिकेटर्स जो आपके सूचकांक हैं, इंडिकेटर है 16, लेकिन अगर श्रेणी बताएं कि कितने श्रेणियों में डिवाइडेड है तो कौन सी श्रेणी इसमें नहीं होगी? विच कैटेगरी इज नॉट इंक्लूडेड इन मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स सूचकांक है आपका, याद रखिएगा इंडेक्स है ये आपका। विकसित जिला है, एक आकांक्षी जिला है, विकसित आपका डेवलप्ड हो गया, आकांक्षी मतलब अभी एस्पिरेंट टाइप का है, विकासशील अभी डेवलपिंग है, या अल्प विकसित जिले मतलब आपका भी लीस्ट डेवलप है। तो इसमें से याद रखिएगा ये शुरू के जो 3 है सिर्फ यही है, ये चौथा नहीं है। अल्प विकसित वाला कोई ऐसा श्रेणी नहीं बनाया गया है, 3 ही श्रेणियां बनाई गई हैं। एक तो या तो विकसित है, डेवलप्ड है आपका जिला वित्तीय समावेशन में, या तो आकांक्षी है, भैया अभी काम कर रहा है, आकांक्षी जिला है,
या तो अभी विकासशील है, अभी डेवलपिंग मतलब जिलों में आता है। तो ये 3 आपकी श्रेणियां किससे रिलेटेड हैं? मध्य प्रदेश जिला वित्तीय समावेशन सूचकांक, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है, ये आपके क्या हो गया? 3 हो गए यहाँ पे श्रेणियां। अब बात करते हैं किसकी, यहाँ पे कौन सा जिला है जो किसमें शामिल है? आकांक्षी जिले में आता है। ठीक है, एस्पिरेंट है अभी। Which of the following district comes under aspirational district in मध्य प्रदेश district financial inclusion index? तो जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसमें से आकांक्षी जिला एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नर्मदापुरम, हरदा, देवास, विदिशा। यहाँ पे आपको सारे के सारे जिले या सारे के सारे एक तरफ से नहीं याद करने कि किस कौन आकांक्षी में है, कौन सा आपके मतलब उसमें है, विकसित में है, कौन विकासशील में है। आपको यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करना है। ठीक है, कॉमन सेंस का यूज करना है। आप थोड़ा बहुत तो जिलों के बारे में जानते ही होंगे। अब मैं श्योपुर की बात करूं तो आपको पता है वहां पे आदिवासी जनसंख्या है, साथ ही साथ शहरिया है जो कि काफी ज्यादा अभी क्या है, पिछड़ी है। तो हमारा पूरा का पूरा जो जिला हो जाएगा थोड़ा सा पिछड़ा हो जाएगा, है ना, कंपैरेटिवली। मैं इंदौर, भोपाल या फिर देवास, मतलब जहां पे थोड़ा सा इंडस्ट्रीज हैं, धार की बात करूं तो आपका पीथमपुर दिमाग में आना चाहिए। तो ऐसे फिर आपको कनेक्ट करके पढ़ना है कि कौन से जिले हैं जो कि आपके विकसित होंगे, कौन से ऐसे जिले होंगे जो अभी विकासशील में होंगे, कौन से ऐसे होंगे जो अभी आकांक्षी में ही चल रहे होंगे। तो ऑप्शन कभी बहुत क्लोज नहीं देगा, ऑप्शन ऐसे देगा कि आपको सीधे सीधे समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन ऐसा रखा है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसलिए मैंने रख दिया। मध्य प्रदेश पीएससी का क्या करेगी, ज्यादातर वो ऐसे ऑप्शन देती है जो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये वाला तो आपका विकसित आकांक्षी जिला नहीं लग रहा, ये विकसित लग रहा है या ये विकासशील लग रहा है। ठीक है, या तो डेवलप्ड हो चुका है या अभी डेवलपिंग है। तो यहाँ पे आकांक्षी जिले में याद रखिएगा ये है आपका विदिशा। कंफ्यूज आप कर सकते हैं हरदा से, लेकिन आपका हरदा जो है वो याद रखिएगा वो आपका डेवलप्ड है, विकास है, मतलब वो अभी विकसित हो चुका है। यहाँ पे जो आपका विदिशा है वो अभी किसमें है? एस्पिरेंट ही है, अभी आकांक्षी है। ठीक है, तो आकांक्षी जिला में हो गया आपका विदिशा, याद रखिएगा। कंफ्यूजिंग था इसलिए मैंने ये पूछा आपसे। नेक्स्ट चले, मध्य प्रदेश जिला वित्तीय समावेशन सूचकांक में कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है? ये तो हम देख चुके हैं, अल्प विकसित वाली नहीं है। फिर नेक्स्ट हो गया आरबीआई 2019 में 100% जो है डिजिटल जिला कार्यक्रम शुरू किया। आरबीआई ने 2019 में 100% डिजिटल जिला कार्यक्रम शुरू किया। आरबीआई लॉन्च 100% डिजिटल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन 2019। फिर यहाँ पे इसके अंतर्गत बैतूल, इंदौर, विदिशा में 100% बचत और चालू खाता लेन देन डिजिटल है। अंडर दिस 100% सेविंग्स एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इन बैतूल, इंदौर, विदिशा आर डिजिटल। यहाँ पे मैंने कृषि के साथ साथ आपको कृषि के साथ साथ थोड़ा सा वित्तीय लेन देन वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, वित्तीय वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो कृषि वाले भी क्वेश्चन है, साथ ही साथ मैंने कुछ वित्तीय वाले क्वेश्चन भी रखे हैं। जैसे कि ये हो गया, आरबीआई ने लॉन्च किया था कि भैया जो हमारा सेविंग और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा वो 100% हमें क्या करना है? डिजिटल करना है। तो उसने फिर क्या किए? पूरे भारत में कुछ जिले डिसाइड किए। मध्य प्रदेश में बात करें तो आपके मध्य प्रदेश में 3 जिले हैं। मैंने इसलिए ये तीनों नाम रखे हैं जिससे आप यहाँ पे क्या कर लें? याद कर लें। बैतूल हमने चूज किया, हमने इंदौर चूज किया और हमने विदिशा चूज किया, जहां पे करंट और सेविंग जो आपका अकाउंट ट्रांजैक्शन है वहां पे हमें 100% डिजिटल करना था और हमने ये क्या कर लिया है? अचीव कर लिया है। लॉन्च कब हुआ था? 2019 में। तो जब हम 19 साल के थे, आरबीआई ने क्या किया? बैतूल, इंदौर और विदिशा के 19 साल के बच्चों को ये बोला कि आप 100% जो है वो डिजिटल पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 19 साल के बच्चे कहाँ कहाँ के थे? बैतूल के थे। बैतूल का आप कह सकते हैं तूल दे दिया होगा किसी बच्चे को। इंदौर और एक हो गया आपका विदिशा। आरबीआई ने बोला कि जब आप विदिशा जाएंगे या विदेश जाएंगे तो आपको दौड़ के हर जगह, मतलब तूल में आके दौड़ के क्या करना है? कहीं भी ऐसे पेमेंट कैश में नहीं करनी, हर जगह डिजिटल पेमेंट करनी है। तो आप इन तीनों को भी रिलेट कर सकते हैं। दौड़ के तूल में आकर आपको पेमेंट नहीं कर देनी है कैश में, डिजिटल पेमेंट करनी है जब आप विदेश घूमने जाते हैं और जब आप 19 साल के होते हैं। तो 2019 से ये रिलेट हो गया। 3 जिले ऐसे हैं जो कि 100% डिजिटल पेमेंट करते हैं। किसमें किसमें? सेविंग एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में। ठीक है, आरबीआई की ये योजना थी, ये भी याद रखिएगा। सत्य कथन बताना है 1 और 2 दोनों सही है। इसमें ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट रखे ही इसलिए हैं जिससे मैं आपको याद करवा पाऊं, है ना, कि एक जिला भी मैं पूछ सकती थी बैतूल में 100% अचीव हुआ कि नहीं हुआ।
तीनों जिले मैंने इसलिए बताया कि आप तीनों जिले याद करें, विदिशा, इंदौर और बैतूल। स्टार्ट की थी आरबीआई ने। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश जिला वित्तीय समावेशन सूचकांक में विकासशील जिले में शामिल है? Which of the following district is included among the developing district in मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? अब हमें बात करनी है किसकी? डेवलपिंग जिले की। डेवलपिंग जिले यहाँ पे देखिए, उमरिया, बैतूल, मंदसौर, सतना। यहाँ पे जो आपका पीछे चल रहा है सबसे, वो है आपका सतना। याद रखिएगा, अभी सतना जो है वो आपका कहाँ चल रहा है? विकासशील में ही चल रहा है, डेवलपिंग में ही चल रहा है। जैसे आपका श्योपुर हो गया, जैसे आपका डिंडोरी हो गया, ये अभी काफी पीछे चल रहे हैं। तो जब आप एक बार लिस्ट जरूर देखें सारे के सारे जिलों की, कौन विकसित में आ रहा है, कौन विकासशील में आ रहा है, कौन आकांक्षी जिलों में आ रहा है। ऑप्शन आपको काफी अलग दिखेगा, मतलब मैच करता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे श्योपुर, डिंडोरी, यहाँ पे मैंने कंफ्यूजिंग जानबूझ के रखे हैं जिससे आपके दिमाग में थोड़ा देर तक छपा रहे वो क्वेश्चन कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सतना, जो कि अभी आपका क्या है? विकासशील है। फिर मध्य प्रदेश में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में कौन शामिल नहीं है? विच इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द मेजर कमर्शियल क्रॉप्स इन मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, इनमें से हम मध्य प्रदेश की बात करें कि भैया मध्य प्रदेश में जो आपकी मेन मुख्य वाणिज्यिक फसल, जो आपकी मेजर कमर्शियल क्रॉप है, वो कौन सी है ना? तो ये हो गया सोयाबीन, कपास, सरसों, गन्ना। याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे कमर्शियल क्रॉप की मध्य प्रदेश में, तो कौन कौन है? ये हैं आपके तीन मेन। हमारे यहाँ सोयाबीन है अच्छा खासा, हमारे यहाँ कपास है, हमारे यहाँ सरसों है। गन्ना की मात्रा इतनी नहीं है कि हम उसको व्यापारिक फसल में इंक्लूड करें और इतना ज्यादा हम उसको बेचते हो, तब तो व्यापारिक कहलाएगी, कमर्शियल कहलाएगी। वैसे कमर्शियल आप कब पढ़ते हैं कि जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, जैसे तंबाकू वगैरह उगा रहे हैं, तो ये कमर्शियल है, आपने उगाई सीधे बेच दिया। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, कमर्शियल ये भी आपकी इंक्लूड होगी कि मतलब आप इसको बेचने की दृष्टि से ज्यादा उगा रहे हैं। सोयाबीन, कपास, सरसों, ये मध्य प्रदेश की क्या है? मेजर कमर्शियल क्रॉप्स है, प्रमुख वाणिज्यिक फसल। इसमें से आपका गन्ना ऑप्शन हो जाएगा कि ये कमर्शियल क्रॉप प्रमुख मध्य प्रदेश की नहीं है ना? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये मत सोचने लगिएगा कि कमर्शियल क्रॉप ही नहीं है। आपको पता है गन्ना कमर्शियल क्रॉप है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कमर्शियल क्रॉप नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन में 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है? क्योंकि सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। तो इसमें अगर इंक्रीमेंट होगा बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट होगा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे इसीलिए मैंने पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सोयाबीन प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश इन 2021-22 कंपेयर टू 2020-21? 2020-21 की तुलना में 21-22 में कितने परसेंट बढ़ा है? 50, 60, 70, 80। याद रखिएगा 60% तक की वृद्धि हो गई है आपके सोयाबीन उत्पादन में, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर किसी चीज में हुई है, वो हुई है उड़द में, लगभग 97% हुई है, बहुत ही ज्यादा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जरूरी नहीं है पूछा जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा किसी चीज में वृद्धि हुई है वो है आपकी उड़द की दाल, लगभग 97% की वृद्धि हुई है उत्पादन में। सोयाबीन में भी अच्छी खासी हुई है, कितने प्रतिशत की? 60% की। सठिया गया है आपका सोयाबीन, मालवा में लोग सठिया गए हैं फिर भी सोयाबीन उगा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो 60% की वृद्धि कहाँ हो जाएगी? सोयाबीन के उत्पादन में। ठीक है, 2021-22 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोदो कुट की उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन द मेन सेंटर ऑफ कोदो कुट की प्रोडक्शन? छिंदवाड़ा, मंडला, श्योपुर, झाबुआ। अगर आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला मेरा वीडियो देखा है तो यहाँ आप आराम से रिलेट कर जाएंगे, क्योंकि हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत भी मंडला में कोदो कुटकी को ही सिलेक्ट कर रखा है। इसके अलावा याद रखिएगा, कोदो कुटकी में हम जब खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं, तो जो आपका खाद्य प्रसंस्करण जब हम बात करते हैं तो भारत सरकार भी इस फील्ड में काफी काम कर रही है और उसने मंडला में ये खाद्य प्रसंस्करण वाली जो यूनिट है वो लगाने की बात करी है कोदो कुटकी के लिए। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रमुख केंद्र आपका कोदो कुटकी का कौन सा हो गया? मंडला। ठीक है, कोदो कुटकी को जब हम खाने जाते हैं, मतलब ज्यादा कोदो कुटकी को खाने की बात करते हैं तो हमारा मन डोलने लगता है कि पता नहीं कैसा ही लगेगा टेस्ट इसका खाने में, तो मन डोलने लगता है किसमें? जब हम कोदो कुटकी खाने की बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मंडला में है आपका कोदो कुटकी, और इसी की वजह से हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या किया है?
कोदो कुटकी ऐड किया है मंडला से, ठीक है। यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण यूनिट भी लगा रहे हैं इसके लिए। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।